हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, यह प्रतियोगिता का दौर है। इस दौर में हम जितने तैयारी करेंगे उतना कम है, और इसलिए हमें आवश्यक हो जाता है कि समय समय पर हम अपने खुद का मूल्यांकन करें कि हमने जो पढ़ा है उसे कितना याद रख पाते हैं और इस क्या कमी रह जाती है हमारी तैयारियों में। इसके लिए ज़रूरी है कि समय समय पर हम अपने मूल्यांकन करें। इसी कड़ी में आज हम कुछ प्रश्नों का एक सेट लेके आए हैं। आप सभी दोस्त इन प्रश्नों को हल करें और देखें कि कितने प्रश्न आपसे बन पाते हैं। यदि नहीं बन पाते हैं, किस टॉपिक से और किस चैप्टर से नहीं बन पाते हैं, उस चैप्टर पर पार्टिकुलर उस चैप्टर पर हम फिर उस पर मेहनत करेंगे और उसे सुधार करेंगे। दोस्तों, जितना अधिक हम मेहनत करेंगे, जितना अपने आप को तपाएंगे, हमें उसका फल उतना ही अधिक मिलता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी का दो गति होता है, एक दैनिक और एक वार्षिक। तो पृथ्वी पर दिन और रात किस गति के कारण होते हैं? दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण, तिमाही गति के कारण। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दैनिक गति के कारण। पृथ्वी पर दिन और रात दैनिक गति के कारण होते हैं, जबकि मौसम में परिवर्तन ये वार्षिक गति के कारण होता है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह है, यह भी ज्योग्राफी का ही प्रश्न है। बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस, शुक्र। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है और सबसे छोटा ग्रह वरुण होता है। दोस्तों, बृहस्पति के बारे में और भी कुछ फैक्ट जानते हैं। इसे शीतकालीन ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसका टेम्परेचर -148 डिग्री सेल्सियस होता है। बृहस्पति का टेम्परेचर -148 डिग्री होता है, इसलिए इसे शीतकालीन ग्रह भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है ब्राज़ील, भारत, अमेरिका, चीन। दोस्तों, इस प्रश्न में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कहा है? यदि भंडार की दृष्टि से देखा जाए तो भंडार के मामले में सबसे अधिक कोयले का भंडार USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जबकि यहाँ उत्पादक का कहा जा रहा है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्पादक के मामले में चीन होगा। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है, जबकि भंडार USA के पास है। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन मथाई, डी अन्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे पहला आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन था जो मंगल पांडे के द्वारा शुरू किया गया। और हम लोग इसके बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं आगे हम लोग विस्तार वाला वीडियो में इसको देखेंगे। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। हमारा अगला प्रश्न है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है या नृत्य है? बिहू एक नृत्य भी है और उत्सव के रूप में मनाया जाता है इसे। असम, उड़ीसा, बिहार, बंगाल। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा असम। यह असम में 2 मौक़ों पर मनाया जाता है।
पहला नववर्ष और दूसरा बैसाखी के मौके पर इसे असम के लोगों द्वारा मनाया जाता है और उस मौके से नृत्य किया जाता है जो कि बड़ा ही मनमोहक नृत्य होता है, जिसमें हाथों पूरे शरीर के अंगों को बड़ी खूबसूरती के साथ उसे मोड़ा और डांस किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब असम होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, लंदन में, बम्बई में, इनमें से कोई नहीं। हम लोग जानते हैं कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं 1930, 31 और 32 में। प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि के द्वारा भाग नहीं लिया गया था। सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में महात्मा गांधी सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो ये तीनों सम्मेलन जो है, इसका सही जवाब होगा लंदन में। उस समय के वहाँ के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। उन्होंने एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया था, यानी इसे हिंदी में इंग्लिश में राउंड टेबल समिट भी बोलते हैं। गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। अगला प्रश्न है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। इस प्रश्न का सही जवाब होगा सरदार पटेल। अब सरदार पटेल के बारे में हम लोग कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। सरदार पटेल हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने और इस सरदार पटेल के प्रयासों से ही भारत के अनेक देसी रियासतों और हैदराबाद वगैरह बहुत सारे देसी रियासत थे, तो उनको एकजुट किया गया। यदि सरदार पटेल नहीं होते तो पता नहीं हमारे देश का नक्शा इस समय क्या होता, मानचित्र क्या होता, ये किसी को नहीं पता। सरदार पटेल बहुत ही प्रतिभाशाली और उच्च कोटि के नेतृत्व करता थे, तो इसीलिए इसे लौह पुरुष की संज्ञा दी गई है। तो इसका सही जवाब होगा सरदार पटेल। अगला प्रश्न हमारा है, महात्मा गांधी को अधनंग फकीर किसने कहा था? बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, क्योंकि गांधी हम लोग जानते हैं या देखते हैं कि गांधी जी हमेशा जब भारत आए, इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका से भारत आए, तो वह एक धोती में अपनी पूरी जीवन व्यतीत कर दिए। इसलिए उसे जब सेकेंड राउंड टेबल में चर्चिल के द्वारा आमंत्रण भेजा गया और 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसे हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। तो गांधी इरविन समझौता के बाद गांधी जी मान गए कि हम सेकेंड राउंड टेबल में शामिल होने के लिए इंग्लैंड जाएंगे। और इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी ये हुआ कि जब चर्चिल खबर भिजवाता है अपने गवर्नर जनरल इरविन के द्वारा गांधी जी को कि आप हमारे यहाँ एक ड्रेस कोड पहन के आइएगा, मतलब कहा गया कि टोपी, हैट और सूट बूट पहन के आइए। तो कहा कि नहीं, ठीक है। गांधी जी सुन लिए। फिर जब गांधी जी हैं, पहुँच गए। जब ये पहुँचे और चर्चिल वह व्यक्ति था जिसका कि 56 देशों पर अधिकार था। 56 देशों का वह एक तरह से कहें तो राजा था। और उसके इसमें जब पहुँचे गांधी जी, तो वही धोती और एक धोती पहने हुए, एक धोती लपेटे हुए, हाथ में लाठी लिए। जब वह चर्चिल के पैलेस के सीढ़ियों पर चढ़ने लगे, तो चर्चिल ने देखा कि अरे ये कौन व्यक्ति है। कहा कि यही गांधी जी है। तो सोच के देख करके कहा कि अरे ये तो अर्धनग्न फकीर है। और एक दृढ़ता के साथ लड़ते रहे और अंततः हमें आज़ादी दिलाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वह चर्चिल होगा। चर्चिल ने ही गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। और ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में
शामिल होने के समय में ही उसे कहा गया था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर संयंत्र, कैटेनोम परमाणु संयंत्र, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, अन्य। तो इसका सही जवाब होगा तारापुर परमाणु संयंत्र, जिसकी स्थापना 1969 ईस्वी में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रश्न है और अधिकांशतः परीक्षाओं में ये छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं जो हम जानते हैं, और फिर भी हम एग्ज़ाम में जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। दोस्तों, हम परीक्षा में अनुत्तीर्ण इसलिए नहीं होते हैं कि हम बहुत कठिन प्रश्नों को नहीं हल कर पाते हैं। हम यदि कठिन प्रश्नों को हल नहीं कर पाते हैं तो हमारे साथ में परीक्षा में बैठे अधिकांश व्यक्ति पर कठिन प्रश्नों को नहीं हल कर पाता है। हम फेल तभी होते हैं जब हम आसान प्रश्नों में गलती करते हैं। यदि हम आसान प्रश्न को हल करते हैं तो कठिन प्रश्न सभी से गलती होगा, लेकिन आसान प्रश्न सभी गलत नहीं करेंगे। इसलिए इन प्रश्नों को सावधानी से बनाने की आवश्यकता है। गांधी जी का जन्म ये सभी जानते हैं कि 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर ज़िले में हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा 1869 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? सहायक नदी ऐसे नदियों को कहा जाता है जो एक मुख्य नदी में आकर के मिलने वाली छोटी छोटी नदियों को सहायक नदी कहा जाता है। इसका ऑप्शन है स्वर्णरेखा, सोन, गंडक, कोसी। तो हम जानते हैं कि गंडक भी गंगा की सहायक नदी है, कोसी गंगा की सहायक नदी है, सोन गंगा की सहायक नदी है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा स्वर्णरेखा। हमारा अगला प्रश्न है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? 10 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 25 वर्ष। दोस्तों, हम इसके बारे में थोड़ा इसके इतिहास को जान लेते हैं। इतिहास ये है कि 1872 ईस्वी में पहली बार लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जनगणना की शुरुआत हुई और उसके 9 साल के बाद 1881 ईस्वी से जनगणना की नियमित जनगणना स्टार्ट हुई, जो हर प्रत्येक 10 साल पर होता आ रहा है। अभी पिछला जनगणना हम लोगों के यहाँ 2011 में हुआ था, उसी का डाटा अभी तक हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं, उसी को याद रखते हैं। अगला जनगणना 2021 में होना था, लेकिन कोरोना के वजह से वह जनगणना नहीं हो पाया। अभी हमारे यहाँ एक जनगणना हुआ था जो जाति आधारित जनगणना था। ये जनगणना नहीं था। जनगणना कराने का कार्य केंद्र सरकार का है, जिसे CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा कराया जाता है। ये भारत सरकार के अधीन आता है, किसी राज्य सरकार के अधीन नहीं है। हमारे यहाँ जो जनगणना हुआ वह राज्य सरकार के द्वारा कराया गया था और ये जातीय जनगणना था। तो इसका सही जवाब होगा 10 वर्ष। अगला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? यह भी बड़ा आसान प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा देवनागरी लिपि। हम हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, इंग्लिश को रोमन लिपि में लिखते हैं और उर्दू को पर्शियन लिपि में लिखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 फरवरी, 21 मार्च, 28 फरवरी, 23 मार्च। तो इसका सही जवाब होगा 28 फरवरी। डॉक्टर CV रमन के जन्म दिवस पर विज्ञान दिवस मनाया जाता है और CV रमन को 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था। हमारा इसका सही जवाब 28 फरवरी। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 मार्च, 29 अगस्त, 20 सितंबर, 2 दिसंबर। तो हमारा ये अंतिम प्रश्न है इस सीरीज का, लास्ट बट नॉट लिस्ट। ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लेकिन
थोड़ा हम जिस प्रश्न को जानते हैं तो वह हमें आसान लगता है। हम जानते हैं इस प्रश्न का जुड़ाव मेजर ध्यानचंद से है। मेजर ध्यानचंद वह व्यक्ति जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता था। इससे भी जुड़ा हुआ एक इंटरेस्टिंग प्रश्न ये है, बर्लिन ओलंपिक में जब एक इसके साथ हॉकी का मैच चल रहा था तो प्रतिद्वंदी एक खिलाड़ी ने मेजर ध्यानचंद के सर पर एक हॉकी स्टिक दे मारा, और जब हॉकी स्टिक दे मारा और वह उसके सर से खून निकलने लगा पट्टी वट्टी कराने के बाद, अब सारा ध्यान पर उस प्रतिद्वंदी खिलाड़ी का इस पर ध्यानचंद पे रहा, और इन्होंने कह दिया कि मैं तुमसे बदला ज़रूर लूँगा। बदला लेने का मतलब था कि ये भी उस पर प्रहार करते, मारते उसे, लेकिन एक के बाद एक 6 गोल इन्होंने कर दिया। और जब बाद में प्रतिद्वंदी खिलाड़ी ने पूछा कि तुम तो बोले थे कि नहीं हम तुमसे बदला लेंगे, लेकिन बदला तो लिए नहीं। कहा कि दोस्त ये बदला यही था मेरा कि मैंने अगर तुम हमको नहीं मारते तो हम 1 या 2 गोल से जीतते, लेकिन हम यहाँ 6 गोल से जीते हैं, यही मेरा बदला था। तो दोस्तों इस कहानी का अर्थ ये हुआ कि हम जिस भी काम को करते हैं फोकस हमारा उस काम के परिणाम पर होना चाहिए, ना कि ध्यान इधर उधर भटकना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा 29 अगस्त। तो दोस्तों इस सीरीज को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों आपसे आग्रह है कि यदि आपको ये सभी प्रश्न और सीरीज वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।